स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 जनवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज की खबर की शुरुआत तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो तो पूरी देखते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोबारा आपको सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, एक बार कर लिया तो कोई बात नहीं की तो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। खबर के बारे में आप बात किया जाए तो बिहार में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की सक्रियता को लेकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। जांच एजेंसियों के अनुसार हाल के दिनों में बिहार के अलग अलग इलाकों में इस गैंग से जुड़े हुए बड़े नेटवर्क के संकेत मिले हैं, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर की चिंता बढ़ गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस गैंग का संपर्क सिर्फ देश के भीतर ही नहीं बल्कि मलेशिया और फिर नेपाल तक फैला हुआ है। विदेशों में बैठे हैंडलरों के जरिए बिहार में रंगदारी, धमकी और फिर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। इसी इनपुट के आधार पर कई संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल बिहार पुलिस और फिर केंद्रीय एजेंसियां मिलकर के पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि गैंग से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और राज्य में संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज एक बार फिर से बिहार का एक लाल शहीद हो गया है। जी हाँ, सुबह घर पर फोन आया था। बेटे ने मां से बस इतना कहा कि ठंड से बचकर रहना। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही उसकी आखिरी शब्द होंगे। शाम होते होते खबर आई कि जवान हरे राम कुंवर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। ये सुनते ही घर में मातम छा गया और पूरा इलाका गमगीन हो उठा। शहीद के भाई ने कांपती आवाज में उनकी वीरता का जिक्र किया है। वो बताते हुए रो पड़े हैं कि हमारे हरे राम हमेशा परिवार की चिंता करते थे, खुद मुश्किल में रहकर भी अपनों का हौसला बढ़ाते थे। वे ड्यूटी को सबसे ऊपर रखते थे, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखते थे। यह कहते कहते भाई की आंखें भर आई। जी हाँ, हरे राम कुंवर की शहादत ने एक बार फिर से याद दिलाया है कि हमारे जवान किन हालात में सीमा पर खड़े रहते हैं। उनका बलिदान सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव है। यह गाँव से लेकर के शहर तक लोग नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और परिवार के साथ खड़े होने का संकल्प जता रहे हैं। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हर बिहारवासी तक अच्छी और फिर सुलभ स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी दिशा में अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को लगातार मजबूत किया जा रहा है। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने बताया है कि ग्रामीण इलाकों तक इलाज की बेहतर व्यवस्था पहुंचाने के लिए डॉक्टरों, आधुनिक मशीनों और फिर दवाओं की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और फिर गुणवत्ता पर खास जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी समय पर और बेहतर इलाज मिले। जहां आने वाले समय में स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत किया जाएगा ताकि बिहार के लोगों को बाहर इलाज के लिए ना जाना पड़े। दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर अपनी सादगी और आम लोगों से जुड़ाव के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर अपनी सादगी और आम लोगों से जुड़ाव के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। एक सरकारी दौरे के दौरान जब वे भोजन के समय चपरासियों और फिर कर्मचारियों के साथ जमीन पर बैठ करके खाने लगे तो वहां पर मौजूद कलेक्टर तक दंग रह गए। ये दृश्य उनके व्यक्तित्व को साफ दिखाता है, जहां पद से ज्यादा इंसानियत को महत्व दिया जाता था। कर्पूरी ठाकुर का मानना था कि सत्ता सेवा के लिए होती है, दिखावे के लिए नहीं। जब वे अफसर, कर्मचारी और फिर आम जनता में कोई भेदभाव नहीं करते थे। जब उनकी नज़र में सभी समान थे, इसलिए उनका व्यवहार भी वैसा ही था। यही कारण था कि गरीब, पिछड़े और फिर वंचित वर्ग के लोग उन्हें अपना सच्चा नेता मानते थे। जब उनकी सादगी, ईमानदारी और फिर सामाजिक न्याय के लिए किए गए काम आज भी प्रेरणा है। यही वजह है कि उन्हें जननायक कहा गया है और फिर बाद में देश ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। कर्पूरी ठाकुर सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि मूल्यों की राजनीति का प्रतीक थे। दोस्तों बिहार के लिए ये बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है कि जल बंटवारे में पहली बार बिहार को करीब 900 क्यूसेक गंगा जल मिल सकता है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो फिर ये बिहार के जल प्रबंधन और फिर कृषि व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक कदम होगा। जहां अब तक गंगा जल के बंटवारे में बिहार को अपेक्षित हिस्सा नहीं मिल पाता था, लेकिन इस बार तस्वीर बदलती दिख रही है। इन अतिरिक्त पानी का सीधा फायदा किसानों, सिंचाई व्यवस्था और फिर पेयजल आपूर्ति को मिलेगा। खास करके दक्षिण और फिर मध्य बिहार के उन
इलाकों में राहत मिलेगी जहां पर हर साल पानी की कमी से फसल प्रभावित होती है। गंगा जल उपलब्ध होने से नहरों में पानी पहुंचेगा, भूजल स्तर सुधरेगा और खेती की लागत भी कम हो सकती है। कुल मिलाकर के 900 क्यूसेक गंगा जल मिलने से बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जीवन और फिर जल संकट पर बड़ा सकारात्मक असर पड़ेगा। दोस्तों, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस योजना में चुनी गई महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए सीधे उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। वो भी डेडलाइन भी तय कर दी गई इसके लिए। खबर के मुताबिक जिन महिलाओं का आवेदन स्वीकृत हो चुका है उन्हें तय तारीख तक पहली किस्त के रूप में राशि मिलेगी। इस पैसे से महिलाएं छोटा रोजगार, स्वरोजगार या फिर ट्रेडिंग से जुड़ा काम शुरू कर सकेंगी ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। कुल मिलाकर के ये योजना महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और फिर उनकी आमदनी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। यह सरकार का कहना है कि तय समय पर पैसा भेज दिया जाएगा ताकि किसी को इंतजार न करना पड़े। दोस्तों, बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सरकारी दफ्तर से अहम दस्तावेज चोरी के आरोप में एक पूर्व मुखिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज वायरल हुआ जिसमें चोरी की पूरी घटना कैद हो गई थी। यह खबर के मुताबिक वायरल वीडियो में साफ दिख रहा था कि किस तरह सरकारी कागजात को दफ्तर से बाहर ले जाया जा रहा है। यह मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है और फिर पुलिस को तत्काल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व मुखिया को हिरासत में ले लिया है। मुझे मुखिया बिहार के नवादा जिला के रहने वाले हैं। यह नवादा जिला के बारात पंचायत के मुखिया है और जहां पर चोरी के आरोप में इसको हिरासत में लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और फिर ये जानने की कोशिश हो रही है कि दस्तावेज चोरी के पीछे की क्या मकसद था और इसमें कोई और भी शामिल है या नहीं। इस घटना के बाद सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। जहां कांग्रेस के अंदर ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि पार्टी को आरजेडी और तेजस्वी यादव को अलग होकर के अपनी अलग राह बनानी चाहिए। नेताओं का कहना है कि मौजूदा गठबंधन से कांग्रेस को अपेक्षित राजनीतिक फायदा नहीं मिल पा रहा है। जहां कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि आरजेडी के साथ रहने से पार्टी की स्वतंत्र पहचान कमजोर हो रही है। जब वे चाहते हैं कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूत करें और फैसले खुद लें। इसी वजह से महागठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस नेतृत्व की ओर से कोई भी आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अंदर खाने चल रही है खींचतान साफ संकेत दे रही है कि बिहार में महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। आने वाले दिनों में इस पर बड़ा राजनीतिक फैसला हो सकता है। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर राजनीति में सादगी और मूल्यों की मिसाल थे। जब सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने कभी दिखावे को महत्व नहीं दिया और कई बार सरकारी गाड़ी छोड़ करके साइकिल से चलना ही बेहतर समझा। जब कर्पूरी ठाकुर का मानना था कि राजनीति सेवा का माध्यम है, सुविधा का नहीं। जहाँ आम लोगों के बीच रह करके उनकी समस्याएं समझना और उसी स्तर पर समाधान निकालना उनकी पहचान थी। यही वजह है कि वे जनता के नेता बन पाए। यह संघर्ष, ईमानदारी और फिर सादगी से भरा उनका जीवन आज भी नेताओं और फिर युवाओं के लिए प्रेरणा है। यह जननायक कर्पूरी ठाकुर ने साबित कर दिया है कि इतिहास पद से नहीं बल्कि मूल्यों से रचा जाता है। दोस्तों, बिहार के 58 सीओ पर गाज गिरी है। दरअसल बात यह है कि बिहार में जमीन से जुड़े हुए मामलों को लेकर के सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिहार के 58 अंचल अधिकारी यानी कि सीओ को नोटिस भेजा है। इन अधिकारियों पर दाखिल खारिज, भूमि माफी और फिर अन्य राजस्व मामले में लापरवाही और फिर अनावश्यक देरी के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक कई जिलों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि सीओ जानबूझ करके फाइलें लटकाए हुए हैं जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। इसी को गंभीरता से लेते हुए डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया है कि अब ऐसे अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। जब नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई तय मानी जाएगी। सरकार का कहना है कि जमीन से जुड़े हुए विवाद आम जनता की सबसे बड़ी समस्या है और इसमें पारदर्शिता बेहद जरूरी है। इस कार्रवाई के बाद साफ संदेश गया है कि लापरवाही करने वाले अफसरों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे और राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा।
दोस्तों, संत शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के एक बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। जब उनके बयान को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिंदू छवि से जोड़ करके देखा जा रहा है। संत समाज में इस टिप्पणी के बाद बहस तेज हो गई है कि क्या योगी सरकार की नीतियां वास्तव में धर्म और संतों की अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है या नहीं। जब बताया जा रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान से साधु संतों के एक वर्ग में असंतोष उभर करके सामने आया है। जब कुछ संत खुल करके समर्थन में बोल रहे हैं तो कुछ इसे अनावश्यक विवाद बता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया सियासी मोड़ ला दिया है, जहां धार्मिक छवि और फिर शासन के कामकाज पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कुल मिलाकर के एक बयान ने योगी सरकार की कट्टर हिंदू नेतृत्व वाली छवि पर चर्चा छेड़ दी है। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है, जबकि भाजपा समर्थक इसे संत समाज के भीतर का मतभेद बता रहे हैं। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये बयान सिर्फ एक टिप्पणी बन करके रह जाता है या फिर यूपी की सियासत में किसी बड़े बदलाव की जमीन तैयार करता है। दोस्तों, बिहार में सरकारी अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर के नीतीश सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। नए नियम के तहत अब सिर्फ सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन नहीं मिलेगा, बल्कि कामकाज और फिर आचरण की भी कड़ी जांच होगी। जब सरकार का साफ कहना है कि लापरवाही, भ्रष्टाचार या फिर खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों को प्रोन्नति नहीं दी जाएगी, चाहे उनकी सेवा अवधि कितनी भी लंबी क्यों ना हो। जहाँ नए नियमों के अनुसार जिन अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई चल रही है, जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है या फिर जो लगातार शिकायतों में घिरे रहते हैं, उनका प्रमोशन रोका जा सकता है। इसके साथ ही समय पर काम पूरा न करना, जनता की शिकायतों की अनदेखी करना और फिर योजनाओं की क्रियान्वयन में ढिलाई भी अब भारी पड़ेगी। जहाँ सरकार चाहती है कि सिर्फ ईमानदार, कर्मठ और फिर जवाबदेह अधिकारियों को ही आगे बढ़ने का मौका मिले। कुल मिलाकर के ये फैसला नीतीश कुमार सरकार के प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जहाँ इससे एक तरफ अफसरों पर बेहतर काम करने पर का दबाव बढ़ेगा, वहीं पर दूसरी ओर सिस्टम में पारदर्शिता और फिर जवाबदेही भी मजबूत होगी। आने वाले समय में इस नियम का असर बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाले हैं। जहां मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे ठंड की वापसी के आसार बन गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बादल छाने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे दिन के तापमान में गिरावट आएगी और फिर सुबह शाम ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और मध्य बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। जहाँ बारिश के बाद पछुआ हवाएं चलने से कनकनी महसूस होगी और फिर कुछ इलाकों में कोहरा भी छा सकता है। खास करके बुजुर्गों, बच्चों और फिर सुबह शाम बाहर निकलने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर के मौसम का ये बदलाव आम जनजीवन को प्रभावित कर सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने लोगों से सावधान बरतने, गर्म कपड़ा पहनने और फिर मौसम अपडेट पर नजर रखने को कहा गया है। जहाँ किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे फसलों को लेकर के जरूरी एहतियात जरूर बरतें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स नदी में करीब 20 लीटर दूध बहाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में साफ दिखता है कि धार्मिक आस्था के नाम पर दूध नदी में डाला जा रहा है, जबकि ठीक पास में कुछ बच्चे खड़े हैं जिन्हें वह दूध नहीं दिया गया। यही बात लोगों को सबसे ज्यादा खल गई, बुरी लगी। जब वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। कई लोगों ने इसे भूख और फिर जरूरतमंदों का अपमान बताया है, तो फिर कुछ ने कहा कि अगर दान ही करना है तो फिर बच्चों या फिर गरीबों को दूध दिया जा सकता था। यूजर्स का कहना है कि आस्था के नाम पर इस तरह के खाने पीने की चीजों को बर्बाद करना गलत है, खास करके तब जब आसपास जरूरतमंद मौजूद रहो। जब कुल मिलाकर कि ये वीडियो आस्था बनाम इंसानियत की बहस छेड़ गया है, जब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या धर्म का मतलब संसाधनों की बर्बादी है या जरूरतमंदों की मदद। इस घटना ने सोशल मीडिया पर संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और फिर सोच को लेकर के एक नई चर्चा शुरू कर दी है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेंशन सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस कहा जाता है। इसके तहत उन कर्मचारियों को जो कम से कम 10 साल नौकरी करते हैं, उन्हें हर महीने कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन मिलने की गारंटी दी गई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि यूपीएस के अंतर्गत अगर कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल सेवा पूरी करता है तो फिर उसे रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। 25 साल सेवा पूरी करने पर पेंशन 50% तक बढ़ सकती है। यह योजना विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है और इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया है। इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों को भविष्य में पेंशन की निश्चित आय मिलने की व्यवस्था और मजबूत हुई है, जिससे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। दोस्तों,
दोस्तों अब जो खबर आपको बताने वाले हैं, ये खबर बिहार के दो झा भाइयों की है, मुकुंद और माधव झा से जुड़ी हुई है, जिन्होंने सिलिकॉन वैली में अपनी पहचान बनाई है और एक ऐसी टेक कंपनी बनाई है जिससे दुनिया भर में मोबाइल वेब ऐप एक साथ आसानी से बन सकते हैं। ये काम बड़े टेक कंपनियां जैसे कि गूगल, मेटा जैसी परंपरागत टेक फर्मों से अलग और तेज तरीके से हुआ है। सवाल है कि उन्होंने क्या किया है। तो आपको बता दूं कि मुकुंद और माधव झा ने एमरजेंट नाम की AI आधारित तकनीकी कंपनी बनाई है, जो वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए कोडिंग का काम स्वचालित करके बिना प्रोग्रामिंग ज्ञान के भी ऐप बना देती है। यानी कोई सामान्य व्यक्ति अपने विचार को साधारण भाषा में लिखें और फिर AI उसे पूरा ऐप बना दे। अब सवाल है कि इसमें खास क्या है। तो आपको बता दूं कि एमरजेंट को सॉफ्ट बैंक, विजन फंड और फिर खोसला वेंचर्स जैसे बड़े निवेशकों से $70 मिलियन से भी ज़्यादा निवेश मिला है और कंपनी जल्द ही 5 मिलियन से ज़्यादा उपयोगकर्ताओं तक पहुंच चुकी है। इससे साफ लगता है कि ये तकनीक सिर्फ भारत नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी तहलका मचा रही है। एमरजेंट जैसी AI प्लेटफॉर्म की वजह से ऐप निर्माण और फिर सॉफ्टवेयर विकास में बिना भारी टेक टीम के भी साधारण तरीके से आइडिया को पूरा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, जिससे छोटे स्टार्टअप और संस्थापक भी बड़े स्तर पर डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं और इसी ने सिलिकॉन वैली में टेक समुदाय का ध्यान खींचा है। दोस्तों यूपी के 28 जिलों को अलग राज्य बनाने की मांग उठी है। दरअसल बात है कि उत्तर प्रदेश के राज्य विभाजन की मांग एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। अब खास करके पूर्वांचल क्षेत्र के 28 जिलों को अलग राज्य बनाने की आवाज तेज हो रही है, जिसे कुछ नेताओं और फिर समर्थकों ने सामने रखा है। मांग करने वाले नेताओं के प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के 28 जिलों को शामिल किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख जिले हैं अमेठी, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, सुल्तानपुर, लखनऊ के पूर्वी हिस्से आदि। ये इलाका अक्सर पूर्वांचल के नाम से जुड़े हैं और फिर समर्थकों का कहना है कि इस इलाके की विकास, नौकरियों और फिर बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण केंद्र और फिर राज्य सरकार का ध्यान कम जाता है। दोस्तों केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार की नई पहल से किसानों की आमदनी बढ़ाने और फिर खेती को सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे छोटे और फिर मध्यम किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार की योजनाओं के तहत किसानों को आर्थिक सहायता, फसल सुरक्षा और फिर खेती से जुड़े हुए जोखिमों में राहत दी जाएगी। जब प्राकृतिक आपदाओं या फिर नुकसान की स्थिति में किसानों को पहले से बेहतर सहयोग मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक परेशानी कम होगी। जब कुल मिलाकर के फैसला खेती किसानी को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। जब सरकार का कहना है कि इन कदमों से किसानों का भरोसा बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत मिलेगी। दोस्तों बिहार पुलिस के लिए बड़ी खुशखबरी है। यह बिहार पुलिस का मानदेय बढ़ा है, वेतन और सेवा अवधि में भी सुधार हुआ है। यह बिहार सरकार ने अपने पुलिस बल के मानदेय यानी कि सैलरी भत्ते में बड़ा बदलाव किया है, जिससे पुलिस कर्मियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और फिर सेवा में मनोबल भी बढ़ेगा। जब विशेष तौर पर पुलिस चालकों का यानी कि ड्राइवर का मानदेय 30,000 रुपये प्रति माह तय किया गया है। साथ ही साथ उनकी सेवा अवधि में विस्तार भी मंजूर कर दिया गया है, जिससे वे लंबे समय तक सेवा दे सकेंगे और बेहतर वेतन प्राप्त कर सकेंगे। पुलिस कांस्टेबल और फिर अन्य पदों पर भी वेतन ढांचा पहले से अच्छा माना जाता है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार कांस्टेबल का वेतन 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक है, जिसमें अलग अलग भत्ते के बाद इन हैंड लगभग 30,000 से 40,000 रुपये तक मिल सकता है। यह समय के साथ सेवा अनुभव और फिर भत्तों के हिसाब से ये आगे बढ़ता है। सरकार द्वारा मानदेय बढ़ाने और फिर सेवा विस्तार का निर्णय पुलिस कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देने और फिर उन्हें बेहतर सेवा के लिए प्रेरित करने के मकसद से लिया गया है। इससे न सिर्फ पुलिस कर्मियों की पारिवारिक जिम्मेदारियों पर राहत मिलेगी, बल्कि वे अपना फोकस बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने पर भी कर सकेंगे। दोस्तों ये खबर बिहार की राजनीति में एक हल्की फुल्की लेकिन चर्चा पैदा करने वाली घटना से जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार रविवार को पटना में सरस्वती पूजा कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर पहले से उनके बेटे निशांत कुमार मौजूद थे। सीएम नीतीश कुमार बेटे को देख करके हैरान हुई और फिर उन्होंने मजाक में पूछा है कि अरे तुम यहाँ पर कब आए, जिस पर निशांत कुमार ने कहा कि वे करीब आधा घंटा पहले वहाँ पहुँचे थे। दोनों ने इस पर मुस्कुराते हुए हल्का फुल्का पल शेयर किया है। इस मौके पर जेडीयू नेताओं और फिर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आने के लिए इशारा भी कर दिया, लेकिन ना तो निशांत ने और ना ही नीतीश कुमार ने इस पर कोई भी स्पष्ट घोषणा की है। दोनों सिर्फ मुस्कुराते हुए रहे।
या जिससे राजनीतिक गलियारों में निशांत की भविष्य में राजनीतिक भागीदारी को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। यह घटना उस वजह से भी सुर्खियों में रही है कि निशांत की राजनीतिक कैरियर को लेकर के अब तक कई अटकलें और मांगे उभरती रही है। जैसे कि कुछ जेडीयू कार्यकर्ता उन्हें पार्टी के नेतृत्व में लाना चाहते हैं, लेकिन परिवार या फिर नेतृत्व, पार्टी नेतृत्व की तरफ से अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। दोस्तों, बिहार के एक बड़े धार्मिक मेले में अव्यवस्था को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। करीब 45,000 श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने के बावजूद यहां पर पीने के पानी, ऑक्सीजन और फिर डॉक्टर जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी देखने को मिली है। जहाँ गर्मी और फिर भीड़ के बीच लोग घंटों परेशान होते रहे हैं। यह मेले में पहुंचे कई श्रद्धालुओं का कहना है कि दूर दूर तक ना तो पानी की समुचित व्यवस्था थी और ना ही मेडिकल टीम दिखाई दी। कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए भटकना पड़ा। जहाँ आपात स्थिति से निपटने के लिए ना एम्बुलेंस पर्याप्त थी और ना ही प्राथमिक उपचार की सुविधा ठीक से मौजूद थी। इतनी बड़ी भीड़ वाले आयोजन में इस तरह की लापरवाही प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाती है। जब श्रद्धालुओं का कहना है कि आस्था के नाम पर बुलाने से पहले सुरक्षा और फिर स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधाओं का इंतजाम होना चाहिए था, ताकि किसी बड़े अनहोनी से बचा जा सके। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर अब स्थिति साफ हो गई है। जब पार्टी महासचिव ने इन खबरों को पूरी तरह से अफवाह बताया है और कहा है कि सभी विधायक कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हैं। जब महासचिव ने कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर के सियासी माहौल को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पार्टी में किसी तरीके की टूट नहीं है और संगठन एकजुट है। जहाँ उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस आने वाले समय में बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएगी। जब पार्टी नेतृत्व और फिर विधायक मिलकर के आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में भवन निर्माण को लेकर के सियासी विवाद बढ़ गया है। बिहार सरकार के एक मंत्री ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कि बिहार अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है और किसी दबाव में नहीं आएगा। इस बयान पर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी का कहना है कि सरकार को बाहरी बयानों का जवाब देने के बजाय बिहार की असली समस्याओं, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि बेवजह के विवादों में उलझ करके सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटका रही है। दोस्तों, बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में 42 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिनका काम अगले 3 साल के भीतर पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया। जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में डॉक्टरों की कमी दूर होगी और मरीजों को बेहतर इलाज अपने ही जिले में मिल सकेगा। जहाँ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के मुताबिक नए मेडिकल कॉलेज खोलने से मेडिकल सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। या इसका सीधा फायदा बिहार के छात्रों को मिलेगा, जिन्हें अब डॉक्टर बनने के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जहाँ साथ ही साथ इन कॉलेजों के साथ अस्पताल भी विकसित किए जाएंगे, जिससे आम लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी। कुल मिलाकर के ये फैसला बिहार की हेल्थ सिस्टम के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। 42 नए मेडिकल कॉलेज बनने से न सिर्फ इलाज की सुविधा बेहतर होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और बिहार धीरे धीरे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता नजर आएगा। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के बड़ा संकेत सामने आया है। इस बार चुनाव सिर्फ तारीखों का खेल नहीं होगा, बल्कि पूरी सियासी तस्वीर बदलने वाली है। नए आरक्षण रोस्टर, बोगस वोटिंग पर तकनीकी शिकंजा और पारदर्शिता को लेकर के सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। जब पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के बयान ने साफ कर दिया है कि आने वाला पंचायत चुनाव अब पुराने ढर्रे पर नहीं, बल्कि नए नियमों और फिर नई व्यवस्था के साथ होगा, जिसका सीधा असर गाँव की सत्ता पर पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के राज्य सरकार ने बड़े बदलाव का संकेत दिया है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ कर दिया है कि इस बार पंचायत चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष, स्वस्थ और फिर पारदर्शी तरीके से कराए जाएंगे। इसके लिए सरकार तकनीक और फिर प्रशासनिक सख्ती दोनों का सहारा लेने जा रही है। जहां औरंगाबाद में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि पंचायत चुनाव में बोगस मतदान और दोबारा वोटिंग की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर विशेष तकनीक से लैस कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे एक ही व्यक्ति द्वारा बार बार मतदान करने की कोशिश तुरंत पकड़ में आ जाएगा। जी हाँ, यानी कि एक व्यक्ति 2 बार मतदान नहीं कर पाएंगे। वहीं पर मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि नई व्यवस्था के लागू होने के बाद एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक बार वोट डालना लगभग असंभव हो जाएगा। इससे चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा और फिर वर्षों से लगते आ रहे धांधली के आरोपों पर भी विराम लगेगा। इसके साथ ही चुनाव के दौरान हिंसा, फर्जी मतदान और फिर दबाव की राजनीति पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव हो
सकेगा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव को लेकर के दूसरा बड़ा ऐलान आरक्षण रोस्टर को लेकर के किया है। उन्होंने बताया है कि पंचायत चुनाव 2026 में नया आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा। इसका सीधा असर पंचायत प्रतिनिधियों की संरचना पर पड़ेगा और कई सीटों पर नए चेहरे उभर करके सामने आ सकते हैं। मंत्री के अनुसार नए रोस्टर के तहत सभी वर्गों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य किसी एक वर्ग को फायदा या फिर नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और फिर लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करना है। नए आरक्षण रोस्टर के लागू होने से पंचायत स्तर की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और फिर लंबे समय से जमे कई समीकरण टूट सकते हैं। मंत्री दीपक प्रकाश ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव होते हैं। अगर यही चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे तो फिर गांव से लेकर के राज्य तक शासन व्यवस्था मजबूत होगी। इसी सोच के साथ पंचायती राज विभाग ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। कुल मिलाकर के बिहार पंचायत चुनाव 2026 सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत साबित हो सकता है। जब नए आरक्षण रोस्टर और फिर तकनीकी निगरानी के साथ ये चुनाव बिहार की ग्रामीण राजनीति की दिशा और फिर दशा दोनों बदलने वाला माना जा रहा है। दोस्तों, नेपाल से सटे किशनगंज में हलचल बढ़ गई है। जी हां, नेपाल सीमा से सटे बिहार के किशनगंज सहित कई जिलों में अचानक हलचल बढ़ने से सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। जब खुफिया इनपुट के बाद सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास तौर पर किशनगंज समेत नेपाल से सटे जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 72 घंटे की विशेष पेट्रोलिंग, अतिरिक्त फोर्स की तैनाती और हर गतिविधि पर पैनी नजर, सब कुछ इस बात का संकेत है कि इस बार कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल से सटे जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसमें किशनगंज भी शामिल है। जब खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, राज्य पुलिस और फिर अन्य इंटेलिजेंस एजेंसियों को पूरी तरह से सतर्क कर दिया गया है। नेपाल बॉर्डर से लगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज और सुपौल जिलों में चौकसी कई गुना बढ़ा दी गई है। खास करके किशनगंज जैसे संवेदनशील और फिर सीमावर्ती जिलों में हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बॉर्डर एरिया में आने जाने वालों की सघन जांच की जा रही है और फिर संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर गणतंत्र दिवस को देखते हुए यह अलर्ट और भी अहम माना जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों और फिर जिला प्रशासन के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद 72 घंटे तक सीमा क्षेत्र में विशेष पेट्रोलिंग का आदेश जारी किया गया है। एसएसबी, स्थानीय पुलिस और फिर खुफिया विभाग की संयुक्त टीम में लगातार गश्त कर रही है। यह दिन के साथ साथ रात में भी पेट्रोलिंग और फिर चेकिंग अभियान तेज कर दी गई है। वहीं पर सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि दहशतगर्द तत्व ड्रोन के जरिए घुसपैठ या फिर विस्फोटक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी कारण बॉर्डर इलाकों में तकनीकी निगरानी के साथ साथ मैनुअल चेकिंग को भी मजबूत किया गया है। नेपाल से होने वाली आवाजाही पर विशेष नजर रखी जा रही है, क्योंकि इस हफ्ते से अवैध घुसपैठ की घटनाएं पहले भी सामने आती रही है। किशनगंज जिले में रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, बाजारों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों और फिर संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। होटल, लॉज और फिर किराए के मकान की भी जांच की जा रही है। बिना पहचान पत्र के रह रहे लोगों से पूछताछ तेज कर दी गई है। पर प्रशासन का साफ कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम लोगों से भी सतर्क रहने और फिर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की भी अपील की गई है। वहीं पर पश्चिमी चंपारण से लेकर के अररिया और फिर किशनगंज तक नेपाल बॉर्डर पर चौकसी का ये सख्त घेरा इस बात का संकेत है कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को पहले से ही रोकने के मोड में है। आने वाले दिनों में सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ी की जा सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बन सकती है? क्या मुस्लिम वोट बैंक में अब सीधी टक्कर होने जा रही है? जब महाराष्ट्र और फिर बिहार के नतीजे ने इस बहस को अब सिर्फ कयास नहीं बल्कि गंभीर राजनीतिक संभावना बना दिया। तो आपको बता दूं कि हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गई है। जब महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, उसने देश की बड़ी पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 15 जनवरी 2026 को हुए इस चुनाव में एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र के 13 नगर निगमों में 125 वार्ड जीत करके अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन किया है। जब पिछली बार जहां पर पार्टी के पास 56 पार्षद थे, वहीं इस बार ये आंकड़ा दोगुना से भी ज्यादा हो गया है। जहां छत्रपति संभाजीनगर, जो कि पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां पर 33 सीटें जीती है। मालेगांव में 21, नांदेड़ में 14, अमरावती में 12, धुले में 10 और सोलापुर में 8 सीटें जीत करके एआईएमआईएम ने साफ
साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी अब स्थानीय राजनीति में भी बड़ी खिलाड़ी बन चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात, मुंबई जैसे बड़े शहर में 8 पार्षदों की जीत रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी, एनसीपी और फिर एमएनएस जैसी पार्टियां कमजोर नजर आई है। ये सिर्फ महाराष्ट्र की कहानी नहीं है, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम ने 2025 में 5 सीटें जीत करके आरजेडी और फिर कांग्रेस दोनों को चौंका दिया था। जहां वहीं पर 1.85% वोट शेयर के साथ पार्टी ने यह दिखा दिया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में ये एक ठोस विकल्प बन करके उभर सकती है। अब नजर उत्तर प्रदेश पर है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर मुस्लिम आबादी करीब 19% है। जहाँ अब तक इस वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ मानी जाती रही है। जहाँ ओवैसी जिस तीखे अंदाज में बीजेपी पर हमला करते हैं वो एक बड़े तबके को आकर्षित करता है। यही वजह है कि अगर एआईएमआईएम यूपी में मजबूती से चुनावी मैदान में उतरती है तो फिर सीधा असर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ सकता है। ये स्थिति 2020 के बिहार चुनाव जैसी हो सकती है, जहां पर वोटों के बंटवारे ने समीकरण बदल दिए थे। वहीं पर कुल मिलाकर के महाराष्ट्र और फिर बिहार से उठी एआईएमआईएम की ये सियासी लहर अब उत्तर प्रदेश की दहलीज तक पहुंच चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री अगर पूरी तरह से रणनीति के साथ होती है तो फिर यूपी की राजनीति में ये सिर्फ एक नई पार्टी की आमद नहीं होगी, बल्कि पुराने समीकरणों के टूटने की शुरुआत भी हो सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में एक पुल बनाया गया है जो काफी चर्चा में है। ये पुल किसी नदी में नहीं बल्कि बीच खेत में बना दिया गया है। जी हाँ, बीच खेत में, जहां पर कोई आवश्यकता ही नहीं है पुल की, वहां पर पुल बना दिया गया है। ये पुल ग्रामीणों के लिए सुविधा नहीं बल्कि सरकारी पैसे की बर्बादी और कथित भ्रष्टाचार की मिसाल बन गया है। जी हाँ, किशनगंज में विकास के नाम पर एक ऐसा निर्माण सामने आया है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था और फिर निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नदी पर पुल बनाने के लिए स्वीकृत लाखों रुपए खर्च हो गए हैं, लेकिन पुल नदी की जगह खेत के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया है। ना सड़क जुड़ी, ना पानी बहता दिखा। जहां अब ये पुल ग्रामीणों के लिए सुविधा नहीं बल्कि सरकारी पैसों की बर्बादी और कथित भ्रष्टाचार की मिसाल बन गया। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने एक पुल ने प्रशासनिक लापरवाही और फिर संभावित भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। यह मामला किशनगंज सदर प्रखंड के ट्यौसा पंचायत के पिपला गांव अंतर्गत धूम बस्ती और फिर टेक्सरा गांव के बीच का है, जहां पर रमजान नदी बहती है। करीब 5 साल पहले इस नदी पर पुल निर्माण के लिए लाखों रुपए की स्वीकृति दी गई थी, जहां ताकि ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिल सके। लेकिन जब निर्माण कार्य पूरा हुआ तो फिर हकीकत कुछ और ही निकली। पुल नदी के ऊपर नहीं बल्कि खेत के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया। जब पुल के नीचे ना नदी है, ना नाला है, ना ही बरसाती पानी का कोई रास्ता। जिस जगह पुल बनाया गया है वहां पर किसान आज भी खेती कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पुल के दोनों सिरों पर सड़क तक नहीं जोड़ा गया है, जैसे ये पुल पूरी तरीके से अनुपयोगी साबित हो रहे हैं और लाखों रुपए बर्बाद हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल निर्माण के लिए बनाई गई डीपीआर यानी कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में जानबूझकर के गलत लोकेशन दिखाई गई है, जहां असली रमजान नदी पुल से कुछ ही दूरी पर बहती है, लेकिन निर्माण कार्य वहां तक पहुंचा ही नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये केवल तकनीकी गलती नहीं बल्कि सरकारी धन के दुरुपयोग का मसला है। किसान सोमदेव कुमार सिंह ने बताया है कि उनके खेत के बीच पुल बना दिया गया है जिससे खेती प्रभावित हो रही है। उनका सवाल है कि जब नदी कहीं और है तो फिर यहाँ पर पुल बनाने का क्या औचित्य है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर के भारी आक्रोश है।